हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। फिर से आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए। 4 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमारे पास, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो भी है वो सब कुछ हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलो इसी को आगे डिस्कस करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नौसेना स्टाफ का नया उप प्रमुख, ओके, जो क्या डिप्टी चीफ उप प्रमुख चूज किया गया है, इलेक्ट किया गया है। डिप्टी चीफ के पहले एक बार अपन बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करें? नेवल स्टाफ की। तो नेवल स्टाफ डिप्टी चीफ है, उसके पहले अपन बात करते हैं कि नेवल स्टाफ के चीफ कौन है। ओके, नेवल स्टाफ के जो चीफ है वो कौन है? तो वो है आपके आर हरि कुमार। ओके, किसके हैं? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। हम अभी डिप्टी चीफ की बात नहीं कर रहे हैं। डिप्टी चीफ का आंसर इसमें हम बताएंगे आपको। क्या है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है आपके? आर हरि कुमार। ओके, वही अगर मैं एयर मार्शल की बात करूं, ओके, एयर मार्शल चीफ कौन है आपके? एयर मार्शल चीफ तो वो है आपके VR चौधरी। ओके, ये किससे है? इंडियन एयरफोर्स। जैसे ये नेवल से रिलेटेड है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है, वैसे ही VR चौधरी ये किसकी चीफ है? इंडियन एयरफोर्स के। ओके, अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, इंडियन आर्मी के, ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो इसके है जनरल मनोज पांडे। ओके, मनोज पांडे, ये आपके आंसर बनेंगे। तीनों के कौन चीफ है? इंडियन नेवी के, इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। ये तीनों की कौन चीफ है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के, ठीक है। क्या उप प्रमुख कौन है? तो आपके उप प्रमुख है इसके वाइस एडमायरल कौन? तरुण सोबती। ओके, आपका आंसर बनेगा सी, तरुण सोबती। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द इंडियाज फर्स्ट फीमेल गोल्फर टू विन अ मेडल इन द एशियन गेम्स बाय विनिंग अ सिल्वर मेडल। क्या उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है इन द एशियन गेम्स? ओके, जो अभी एशियन गेम्स 2023 चल रहे हैं उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्या है क्वेश्चन आपके पास? हिंदी में देखते हैं। एशियाई खेल अभी चल रहे हैं 2023 में सिल्वर मेडल जीतकर एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला, ओके, फर्स्ट फीमेल, पहली महिला गोल्फर बनने का गौरव हासिल किया है। तो हमें बताना है कि ये जो फर्स्ट फीमेल है ये कौन है, ये इनमें से कौन है। अगर मैं अभी बताऊँ एशियाई खेल के बारे में बताऊँ, ठीक है, हम एशियाई खेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर क्या डेली डिस्कस करोगे तो दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा, याद रहेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा एडिशन है इस बार? 19th एडिशन है। ओके, कहाँ हो रहा है? तो हैंगझाओ चाइना में। ओके, इवेंट कहाँ हो रहा है? हैंगझाओ चाइना में हो रहा है। और क्या 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया था इवेंट, और कब तक चलेगा? 8 अक्टूबर तक कंटिन्यू इवेंट चलेगी। ओके, और क्या बात करूँ, अभी तक इंडिया के पास टोटल कितने मेडल हो चुके हैं? तो अभी आज के डेट में जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, मीन्स मैं पढ़ा रही हूँ जब आप लेक्चर देख रहे हो, तब इंडिया के पास टोटल 61 मेडल है। ओके, 61 पदक है अभी तक इंडिया के पास। मैं डेली आपको अपडेट करती जाती हूँ कितने कितने पदक आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अभी इंडिया के पास कितने हैं? 61 पदक है। अगर बात करूँ तो गोल्ड कितने हैं? अभी तक इंडिया ने 13 गोल्ड जीत रखा है। सिल्वर यानी कि रजत कितने पास है, और कांसे कितने हैं इंडिया के पास? तो बताओ, ये भी 24 है, ये भी 24 है। ओके, टोटल 4 4 8 9 10 11 61। ओके, तो टोटल इंडिया के पास अभी 61 पदक है, जिसमें से 13 गोल्ड है यानी 13 स्वर्ण है, 24 रजत और 24 ही कांस्य पदक है इंडिया के पास। चलो आते हैं वापस। तो ये जो है
और कुछ रह गया ना एशियन गेम से रिलेटेड? अगर कुछ रह गया इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। चलो यहाँ देखते हैं, आपका आंसर क्या बनेगा? अदिति अशोक, ठीक है। जो अदिति अशोक है उन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, किसमें? पहली फीमेल गोल्फर बनी है वो, ओके। नेक्स्ट, इन द एशियन गेम्स 2023, वापस एशियन गेम्स, एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे इस बार। इंडिया ने क्या कहा है? 100 से प्लस हम मेडल्स लेकर आएंगे। 61 तो अभी तक हो गया है, 100 का टारगेट अभी 8 अक्टूबर में थोड़ा टाइम है, तो 100 का टारगेट हम पूरा कर लेंगे, ओके। तो ये टारगेट है, एक और मेडल, तो 100 से ज़्यादा पदक आएंगे, 100 से ज़्यादा नाम आपको याद करने होंगे, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इन द एशियन गेम्स 2023 द इंडियन मैंस टीम वॉन द क्या जीता उन्होंने? गोल्ड मेडल इन अ स्क्वैश। स्क्वैश पता है क्या होता है? सामने वॉल होती है, बहुत बड़ी सी दीवार होती है, इधर हम बैडमिंटन टेनिस जैसा होता है स्क्वैश, उसको लेके वॉल पे ठक 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 मारते, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, सामने से कोई और मारता है, या हम खेल रहे हैं इस इधर से, हम डिलीवरी दे रहे हैं, सामने से कोई और करेगा, पर उसमें हमें दीवार के साथ खेलना होता है, अकेले खेल सकते हैं, ओके। तो स्क्वैश की बात कर रहे हैं। डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किन को हराया है, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता है तो किसी को सिल्वर मिला होगा, तो वो सिल्वर किसको मिला है ये पूछा जा रहा है आपसे, यानी किसको हराया है? इंडिया ने। तो आपका इसका आंसर बनेगा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। बहुत मज़ा आता है जब पाकिस्तान और इंडिया का कोई भी मैच चल रहा होता है ना, दोनों ही कंट्रीज में बहुत जोश होता है। चलो ठीक है, तो किस कंट्री को हराया गया है? पाकिस्तान को हराया। और इस स्क्वैश की बात करूं तो स्क्वैश में 8 साल के बाद, ओके, टोटल 8 साल के बाद ये पदक इंडिया के पास आई है। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच सिटी ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन ऑफिस स्पेस विथ एन इंक्रीज ऑफ कितना? 36% सिंस 2019। बात करते हैं साल 2019 के बाद से 36% की वृद्धि के साथ ग्रीन ऑफिस स्पेस की उपलब्धता के मामले में भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ग्रीन स्पेस की बात करूं अगर मैं, ग्रीन ऑफिस स्पेस, ओके, ये क्या चीज़ है, ये क्या टर्म है? तो अगर ये देखो आप कि ये क्या टर्म है, तो इसमें ऐसा है कि ग्रीन ऑफिस यानी कि जब जैसे हम आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी अप्लाइंसेस आप यूज़ कर रहे हो, तो जितना मीन्स जितना आप कार्बन यूज़ कर रहे हो उतना आप वापस उतना पेड़ लगा दो, ओके। मीन्स हम अगर कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसका उतना ही आप पॉजिटिव में दे दो, नेट एमिशन 0 हो जाएगा, ठीक है। नेट कितना हो जाएगा? नेट आपका 0 हो जाएगा, तो ग्रीन समझ लो, ओके। साथ ही साथ ग्रीन कैसे देखते हैं? जैसे कि सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, ओके, सोलर प्लांट्स, सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं मान लो बिल्डिंग के ऊपर, पूरे बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो सोलर पैनल्स के थ्रू आ रही है, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, ग्रीन एमिशन होगा, ग्रीन ऑफिस हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे, ठीक है, सैम्पलिंग्स लगा दो, बहुत सारे प्लांट्स लगा दो, ओके। तो क्या होगा? इससे भी ऑक्सीजन आएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ग्रीन रहेगा, इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उस हिसाब से कहा गया है कि इंडिया में कौन सी सिटी है, ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जो ग्रीन ऑफिस में फर्स्ट आया है, पिछले 36% की वृद्धि कर ली है उसने लास्ट टाइम से। तो वो आपका बनेगा बैंगलोर, ओके। क्या ऑप्शन डी है, क्या बनेगा? बैंगलोर। अगर बैंगलोर और अगर बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे तो बैंगलोर है। ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट पे ही आपसे पूछे, ओके, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको हमेशा फर्स्ट पे पूछे। कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे सेकंड पूछ लेता है, थर्ड पूछ लेता है। स्टार्टिंग के टॉप 3 तो है ना हमें याद ही रखने होते हैं। तो फर्स्ट पे कौन है? अभी हमने डिस्कस किया, क्या है? बैंगलोर है। सेकंड की बात करूँ तो कौन है? एनसीआर दिल्ली, ओके, सेकंड पे है एनसीआर दिल्ली। और वही थर्ड की बात करूँ तो कौन है? मुंबई, ओके, थर्ड पे क्या है? मुंबई। चलो चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज होस्टिंग, क्या है इनमें से कौन सा शहर होस्ट कर रहा है द इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट, जो क्या है? पाटा, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, ओके। ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, किन्होंने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है ऑफ इंडिया। फ्रॉम कब से? 4 से 6 अक्टूबर तक होगा,
ओके 4 से 6 अक्टूबर तक ये एग्जीबिशन रहेगा। कौन सा? पाटा के साथ मिलके जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का जो है ये कब तक रहेगा, पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कहाँ रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इवेंट रहेगा आपका न्यू दिल्ली में। ओके ये इवेंट है न्यू दिल्ली में। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या है, पिछले 2-3 क्लासों में आपको बता रखी हूँ, पीछे जाके लेक्चर देखो, नहीं तो मुझे गूगल पे ही सर्च करके बताओ कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कौन है। बोथ अब मुझे स्टेट की बताओगे, यूनियन के बताओगे। ओके तो हमने कल की क्लास में भी देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर बात करूँ तो उत्तराखंड के कौन है, उत्तराखंड के कौन है, सतपाल महाराज। ओके सतपाल महाराज। और सतपाल महाराज के बारे में हमने कल क्या डिस्कस किया था, कल की क्लास में तो हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने अभी इंडिया का फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम, ओके इंडिया का फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ इन्होंने इनॉग्रेट किया है, उत्तराखंड में। ओके ऐसे करंट के न्यूज़ के साथ पिछला न्यूज़ रिलेट करते चलोगे तो चीज़ें याद रहेगी। ओके तो कार्टोग्राफी म्यूजियम इन्होंने क्या बोलते हैं इनॉग्रेट किया था कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप। ओके क्या हो जाएगा, मैप। मैप से रिलेटेड, मैप जो माउंटेनियरिंग करते हैं हिमालय और उत्तराखंड और जाते हैं उन लोगों की कैसा रहता है, क्या रास्ते होते हैं, कितनी कठिनाइयाँ आती है वहाँ जाने में, वो सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ओके अगर साथ ही बात करूँ तो ये जो कार्टोग्राफी क्या नाम है इसका, जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। ओके पूरा नाम क्या है आपका, जो म्यूजियम है उसका जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। अगर बात करूँ तो उसी कार्टोग्राफी म्यूजियम में एक हेलीपैड है। ओके क्या है, एक हेलीपैड है। तो इस हेलीपैड का क्या नाम है ये भी मैंने बताया था, अगर आप पिछली वाली क्लास में अगर आपने देखा है, जुड़े हैं आप। मैं कहूँ अगर आप कंटिन्यू 3 दिन अगर आप क्लास जोड़ो ना, 2 से 3 दिन क्लास जोड़ो तो आपको है ना पिछला रिलेट होता जाएगा। तो अगर आप कंटिन्यू करो तो 3 दिन कंटिन्यू करो, आपको आदत हो जाएगी क्लास अटेंड करने की, क्योंकि हम पिछला भी लेके चलते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ये बता देती हूँ मैं आपको, राधा नाथ सिकदर। ओके राधानाथ सिकदर ये क्या है, हेलीपैड है। कहाँ पे, जो फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम उत्तराखंड में रिलीज क्या उद्घाटन हुआ है जिसका, उसका। तो बात करें हम इस इवेंट का, जो ये पाटा का इवेंट है वो कहाँ रहा था, न्यू दिल्ली में। ओके आपका आंसर बनेगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारे पास द थीम ऑफ 9th एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत कब मनाते हैं हम लोग, 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत की एनिवर्सरी आती है। कौन सी एनिवर्सरी है इस बार, 9th एनिवर्सरी। ओके स्वच्छ भारत कब स्टार्ट किया गया था, हमारे जो बापू है यानी हमारे जो महात्मा गांधी है उनके 145 ठीक है 145वीं जब उनकी वर्षगांठ थी तब इस का इनोग्रेशन किया गया था, मीन्स ये इवेंट स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत। अभी कौन सी चल रही है, अभी उनकी 154वीं जयंती है, 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती रही थी। ओके इस बार ये 9th हो गया है इनका, ठीक है 9th एडिशन है स्वच्छ भारत का। और स्वच्छ भारत की और बात करूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट का मीन्स इनोग्रेशन किया था। ये इवेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, पूरे इंडिया को स्वच्छ देखने का एक बहुत बड़ा सपना। अगर आप पिछले 9 साल के पहले देखोगे, अभी देखोगे तो काफ़ी कुछ सुधर चुका है इंडिया में, काफ़ी सफाई देखने को मिलती है। हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, साथ साथ ही सिर्फ यही नहीं, इसी के अंडर में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि रेलवे, ठीक है जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो उनको स्वच्छ करने का अलग कंपटीशन चल रहा है। तो अब आप जाओगे, पहले कुछ टाइम पहले तक हम जाते थे रेलवे स्टेशन बहुत ही गंदा होता था, अब आप जाओ साफ़ सुथरा। अब तो इतने अच्छे रेलवे स्टेशन है जो एयरपोर्ट को फेल कर दे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। बात करो रेलवेज़ में, तो रेलवेज़ को रेनोवेट करने का भी प्रोजेक्ट निकाला है। उसमें क्या, इंडिया के टॉप ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको पूरा रेनोवेट किया जाएगा, उसमें बहुत ही हाई क्लास फैसिलिटीज़ लगाई जाएगी। वो सब कुछ स्वच्छ भारत मिशन जो है इसी के छोटे छोटे इनिशिएटिव है, मीन्स स्वच्छ भारत मिशन है ये मान लो, उसके छोटे छोटे काम है कि इन तरीक़ों से हम हमारे इंडिया को साफ़ सुथरा रखेंगे। चलो वापस आते हैं, तो क्या पूछा जा रहा है आपके कि ये जो 9th एनिवर्सरी रही है इसमें इसका मिशन क्या है। तो इसका मिशन है आपके पास, अभी चलते हैं, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ,
ठीक है, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ये आपका इवेंट रहा है। इसमें जो ये जो थीम है, इसमें क्या है, इस थीम का मेन मतलब था कि जो 2 अक्टूबर है उस दिन हम लोग एक साथ 1 घंटे के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे, कहाँ का, अपने आसपास एरिया का। ओके, स्वच्छ भारत में हम सबको पार्ट लेना है। आपका आंसर बनता है बी, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। नेक्स्ट, ड्रीम 11 के बारे में हम सब जानते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ तब तक आप ड्रीम 11 पे ड्रीम बना लो, है ना। चलो, बहुत सुना है IPL देखते देखते तो कितना ही देख लिया है ना। अब ड्रीम 11 क्या है, सबको ही पता होगा मेरे ख्याल से, तो फिर भी बता देती हूँ। ये एक फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी आपको गेम पता है ना, वो सारे कुछ यहाँ पे खेला जाता है, उसके पैसे मिलते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया क्या डिमांड कर रहा है, $150 मिलियन इन टैक्स फॉर्म ऑफ टाइगर ग्लोबल बैक्ड गेमिंग। जो ड्रीम 11 जो फर्म है, इससे 150 मिलियन का टैक्स मांग रहा है। देखो, पूरा सीन ऐसा है कि ये जो अभी न्यूज़ में है वो ऐसा है कि ड्रीम 11 ने, ऐसा नहीं है ड्रीम 11 ने टैक्स नहीं भरा। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो कह रहा है कि ड्रीम 11 ने टैक्स तो फिल किया है, बराबर टाइम पे टैक्स भरा है, पर दिक्कत ये है कि उनकी जो कंपनी है, ओके, हर कंपनी अलग अलग तरीके से रजिस्टर्ड होती है। जैसे कि अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, तो ये इसके टैक्सेस अलग होंगे। वैसे ही तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके टैक्स अलग होंगे। कोई रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के टैक्स अलग होंगे। तो इन्होंने उस हिसाब से टैक्स सही पे नहीं किया है, इन्होंने थोड़ा सा धोखाधड़ी करी है, जिसकी वजह से, और ये धोखाधड़ी कितना हो गया, 150 मिलियन का, बहुत ही ज़्यादा पैसे का हो गया है। कितने साल में किया है, पिछले 4 साल के लगभग में ये इतने मिलियन का धोखाधड़ी किया है। तो इनको ये पैसे देने होंगे इंडियन गवर्नमेंट को, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। डिटेल में न्यूज़ देखते हैं हम लोग। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड अ डिमांड फॉर अप्रॉक्सीमेटली कितना, लगभग 150 मिलियन का डिमांड किया है इन टैक्स फॉर फ्रॉम ड्रीम 11, यही बात है, कवरिंग द ईयर 2017 से 19। 2017 से 19 का जो टाइम पीरियड है, इसमें 150 मिलियन का इन्होंने थोड़ा सा धोखेबाजी करी है, इन्होंने सही से टैक्स पे ही नहीं किया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। यही आपकी कहानी है। ओके, इसी पे बात चल रही। भारत के आयकर विभाग के ड्रीम 11 से 2017 से 19 तक के करों में लगभग $150 मिलियन की मांग जारी की गई है। कितनी की, 150 मिलियन आप मांग दो, वरना केस में जाओगे, कोर्ट में लेके जाएंगे आपको। ओके, चलो अब आप ड्रीम 11 के बारे में चलो देख लेते हैं। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले 2008 में ही कंपनी स्टार्ट हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में है। ड्रीम 11 इज एन, मैंने भी बताया, इंडिया की एक फैंटेसी स्पोर्ट है। आपको खेलने का मन है, आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो। ओके, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं लोग इससे। बाकी इन अप्रैल 2019 ड्रीम 11 बिकेम द फर्स्ट इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी टू बिकम यूनिकॉर्न। ठीक है, क्या है, 2019 में ये पहली कंपनी बनी है जो कि यूनिकॉर्न हो गई। अब बात करते हैं हम लोग यूनिकॉर्न की। ओके, यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न होता है एकदम छोटे से में हम अगर समझे यूनिकॉर्न क्या होता है, तो वो कंपनी जिसका 1 बिलियन $1 बिलियन नेटवर्थ हो जाती है। ओके, $1 बिलियन अगर नेटवर्थ है, ठीक है। अगर कोई कंपनी की कीमत, पूरी कंपनी, उसके पास जितना पैसा है, जितना कुछ भी है, जितनी प्रॉपर्टी है, ओके, सब कुछ मिला के अगर वो कंपनी $1 बिलियन की हो जाती है, $, ओके, की हो जाती है, तब हम उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। डेली इंडिया में यूनिकॉर्न्स की मात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यूनिकॉर्न्स की बात करूँ तो इंडिया भी 3rd नंबर पे आ रहा है यूनिकॉर्न्स में। ओके, और क्या बात करें हम लोग यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न अभी 83 है इंडिया में। ठीक है, नए ऐड हुए 83, जो इस साल नए ऐड हुए। ओके, तो इंडिया में 83 यूनिकॉर्न्स है। नेक्स्ट, ड्रीम 11 हैज़ टेकन लीगल एक्शन बाय फाइलिंग अ केस इन द हाई कोर्ट। ठीक है, जो ड्रीम 11 है उसने क्या किया, और उनका भी ये कहना है कि हमने टैक्स बराबर भरे। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रही है कि आपने टैक्स भरे तो है, पर उतने नहीं भरे जितने आपको भरने चाहिए। और जो ड्रीम 11 है वो कह रही है कि हमने तो टैक्स भरे, तो हमारे पास हमारे सारे प्रूफ है कि हमने टाइम टू टाइम हमारे जैसा हमें टैक्स भरना है उतना हमने टैक्स भरा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया है, कहाँ पे,
हाई कोर्ट के अंदर, मुंबई के हाई कोर्ट में, मुंबई में ही कंपनी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो वहीं में इन्होंने केस फाइल कर दिया है। द कंपनी इज चैलेंजिंग नोटिस रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज वी सीक एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई इट शुड नॉट बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस शॉर्टफॉल। और ये इन्होंने इसलिए किया है कि ये इनको क्यों और एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, क्योंकि इनके हिसाब से तो ये बराबर टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने समन जारी किया इनके लिए कि है ना आप टैक्स नहीं दे रहे हो, पर इनका कहना है हम तो दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इन्होंने इसीलिए हाई कोर्ट में जाके कहा है कि हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम क्यों एक्स्ट्रा पैसे और 150 मिलियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे, जबकि हमने टाइम टू टाइम ही सारे टैक्स भरे हैं। ओके, द डिस्प्यूट सेंटर अराउंड द टैक्सेशन ऑफ क्या कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, रेवेन्यू पे ही टैक्स लगते हैं। आपके साल में कितना आप पैसा कमा रहे हो, कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, उस पर टैक्स लगना है, इसी चीज़ की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन एज्यूम्स द रोल ऑफ चीफ ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चीफ के लिए रघु श्रीनिवासन जी को इलेक्ट किया गया है। ओके, बात करते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल है रघु श्रीनिवासन। ओके, नाम याद रखना, नाम पे ही क्वेश्चन आएगा। एज्यूम द रोल ऑफ 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। ठीक है, जनरल बोर्ड रोड जो है मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके नए क्या बनाए गए हैं, चीफ बनाए गए हैं। ठीक है, बीआरओ के चीफ 28 डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स बनाए गए हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 28वें महानिदेशक सीमा सड़क, जो सीमा सड़क बल है उसकी भूमिका के लिए उनको चूज किया गया है। ओके, हेड टुक चार्ज फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ, किनकी रिटायरमेंट हुई, मतलब ये किसको रिप्लेस करेंगे, पहले इस पोस्ट पे कोई और थे तो रघु निवासन जो है इन्होंने उनको रिप्लेस किया होगा, उसकी जगह आए हैं। तो कौन है, जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, राजीव चौधरी के पोस्ट को रिप्लेस किया है, इनका रिटायरमेंट हुआ और इसकी जगह पे रघु जी ने एंट्री मारी है। ओके, सिंपल सा चीज़ है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सेवानिवृत्त के बाद कार्यभार संभाला है, उनके रिटायरमेंट के बाद। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिफोर बिकमिंग द डीजीपीआर, ये डीजीपीआर यानी डायरेक्टर जनरल बोर्ड जो है, ओके, रोड्स की, लेफ्टिनेंट जनरल की पहले लेड अ पोजीशन ऑफ कमांडेंट एट द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग इन पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कॉलेज थे वहाँ पे क्या थे ये, ओके, वहाँ पे क्या थे, कमांडेंट थे। ओके, वहाँ पे एक कमांडेंट के रोल पे ये पोस्ट पे थे वहाँ पे। तो आगे डिस्कस करते हैं, बीआरओ के बारे में जानते हैं। तो बीआरओ क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 7 मई 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, हमारे इंडिया का ये। द बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी किसके पास है, मिनिस्ट्री किसके पास है, राजनाथ। ओके, राजनाथ सिंह जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है एक और, अभी हमने एक अपॉइंटमेंट देखा, एक और अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट नहीं कह सकते इसको, इनको टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ओके, मैं अभी मान लो तुम्हें करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, तो मान लो मेरा आज तक का ही था कि मैं आज तक ही तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ा सकती हूँ, उसके बाद मेरा टाइम खत्म, पर मेरा टेन्योर बढ़ा दिया कि थोड़े दिन और पढ़ा लो आप, ऐसा। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अमित खारे ग्रांटेड एक्सटेंशन एज एडवाइजर टू पीएम मोदी। ओके, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उनके एडवाइज़र थे। ये एडवाइज़र मीन्स उनकी जो ग्रुप है ना, उनके जो उनको एडवाइस देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। तो वो जो एडवाइजरी वाली टीम है वहाँ के हैं, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ओके, 2 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। चलो डिस्कस करते हैं। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो है अमित खारे हैज़ बीन ग्रांटेड एन एक्सटेंशन एज एन एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र के रूप में इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है, थोड़ा टाइम 2 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया गया है, यही है। ही वॉज ओरिजिनली अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया गया था और अभी और 2 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है टेन्योर।
ओके, अमित खान इज रिटायर्ड, ये क्या है, एक रिटायर्ड है, उनने 1985 बैच के आईएएस हैं, 1985 बैच जो कैडर था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड कैडर के, ओके, वहाँ के हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर है। या दिस एक्सटेंशन इज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल, 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया, और कब से, 1 नवंबर 2023 से ये एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अक्टूबर 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक ये था इनके पास टेन्योर, आगे और बढ़ा दिया गया, तो 1 नवंबर से वापस से बढ़ जाएगा, ओके, 2 साल के लिए अभी यही मोदी जी के एडवाइजर टीम में रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 30th एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंक्लूड इन सिंगापुर, कहाँ हुआ है, सिंगापुर में। सिंगापुर में बाइलेटरल एक्सरसाइजेज के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हमारी क्लास में। तो एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, 2 कंट्री होती है, कंट्री ए कंट्री बी, दोनों मिलके प्रैक्टिस करती है अपनी, मीन्स अगर वो एयरफोर्स से रिलेटेड है तो अपने जेट्स जो जा रही है, फाइटर जेट्स इनकी, या पिनाक पता है इंडिया के पास है, उसकी, ऐसी चीज़ों की है ना प्रैक्टिस करते हैं। आर्मी में है तो बैटलफील्ड ड्रिल्स होते हैं, सारे अलग अलग तरीके के ड्रिल्स होते हैं, उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होती है, उसी को कहते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज। हम बात कर रहे हैं यहाँ द 30th एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, क्या नाम है उसका, सिम्बैक्स, ओके, सिम्बैक्स। अभी कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको मैं, ओके। सिम्बैक्स किसके साथ होता है इंडिया का, सिंगापुर के साथ, ओके, सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ होता है, वैसे ही SLINEX। सिलेक्स किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ, ओके, सिलेक्स किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ। चलो, है सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन सिंगापुर, सिंगापुर के साथ ये इवेंट कंक्लूड हो गया है। कौन सा था, का 30वां संस्करण था ये, सिम्बैक्स का कौन सा संस्करण था, 30वां संस्करण, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ओके, बहुत सारे हमारे पास होते हैं एक्सरसाइजेज। अगर एक्सरसाइजेज की बात करूँ तो इंडिया अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज करता है। किन किन के साथ बता दूँ, यूएस के साथ होता है, ओके, फ्रांस के साथ होता है, और किसके साथ होता है, थाईलैंड के साथ, और किसके साथ होता है, श्रीलंका, यूएस हमने डिस्कस कर लिया, यूएस, फ्रांस, श्रीलंका, अभी हमने सिंगापुर डिस्कस किया। तो ऐसे लगभग सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया के एक्सरसाइजेज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम जिनके क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं युद्ध अभ्यास, ओके, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ओके, युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया, ठीक है। ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं इंडिया का किसके साथ होता है, इंडिया एंड यूएस, ओके, इंडिया का यूएस के साथ एक्सरसाइजेज रहते हैं। कौन कौन से, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, ओके। और डिस्कस करते हैं हम लोग जैसे कि मैत्री इंडिया के साथ किसके साथ, मैत्री इंडिया की किसके साथ होती है। और डिस्कस करते हैं हम लोग वरुण एंड गरुड़, ओके, जो वरुण और गरुड़ है, ओके, गरुड़, ये इंडिया की किसके साथ होती है, फ्रांस के साथ। सब मैत्री किसके साथ होती है, थाईलैंड के साथ। वैसे ही आप क्या करोगे, एक बार लिस्ट बनाओ, जितने इंपॉर्टेंट ऐसे है ना इवेंट्स रहते हैं, ऐसे एक्सरसाइजेज रहते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है, कभी भी पूछी जा सकती है आपके पास, ओके, कभी भी पूछी जाएगी, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इंडियन नेवल शिप, और ये जो इवेंट रही थी कौन सी, सिम्बैक्स, इसमें रणविजय और कावरत्ती, जो इंडिया की, जो जैसे सुना है नाम कभी, INS विक्रांत, INS विराट, है ना, तो वैसे ही हमारे पास है शिप जो ये रणविजय है, ये अभी अभी इंडिया में ऐड हुआ है, ठीक है। अभी एक और बायलैटरल एक्सरसाइज, हाँ, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि अभी रणविजय ने इससे सिम्बैक्स से पहले किस ऐसे एक्सरसाइज में पार्ट लिया है, ओके। सिम्बैक्स मीन्स आपको इतना तो पता चली गया होगा, नेवल एक्सरसाइज रही होगी, तो आपको सिर्फ नेवल एक्सरसाइज में देखना है कि किसमें इसने पार्ट लिया था। चलो आगे डिस्कस करते हैं। एंड कावरत्ती द सबमरीन
सिंधु केसरी एंड अ लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। किन किन ने पार्टिसिपेट किया है, याद रखना नाम, रणविजय, कावारती, द सबमरीन क्या नाम है, सिंधु केसरी, ओके, सिंधु केसरी जो सबमरीन है वो, और एक लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का नाम क्या है आपकी P-8I। इन 4 ने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, सिम्बैक्स में, ओके, सिम्बैक्स में इन 4 ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। हमने ये देखो जो सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स किसके साथ होता है, सिंगापुर और इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों कंट्री की मिलिट्री पार्ट लेगी। ऐसे शिप होते हैं, बड़े बड़े से शिप होते हैं, जो वो P-8 जो है, ये क्या एक बहुत बड़ा सा शिप है जिसके ऊपर से एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ओके। अपने देखा फाइटर जेट्स होते हैं, बड़े से शिप होते हैं, विराट विक्रांत के अगर वीडियोस देखे होंगे आपने, INS विराट की, ठीक है, विराट और विक्रांत नहीं, INS विराट या फिर INS विक्रांत, ये बहुत अच्छे और बहुत सालों तक इन्होंने हमारे इंडियन नेवी को सपोर्ट किया, इंडियन नेवी में सर्व किया इन्होंने, ओके। चलो आगे आगे यहाँ आ गए हम लोग। तो ये सारे जो 4 हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सिम्बैक्स वॉज फर्स्ट, तो जो इंडिया और सिंगापुर का ये जो सिम्बैक्स है, ये फर्स्ट कब 1994 में पहली एक्सरसाइज रही थी। कब रही थी फर्स्ट एक्सरसाइज, 1994 में, ओके। ये हमने देख लिया, आगे चलते हैं। द एक्सरसाइज इंक्लूडेड कंबाइंड, किन किन चीज़ों में, मैंने क्या कहा अभी कि एविएशन की भी होते हैं, है ना, विराट, जैसे विराट बहुत बड़ा सा शिप है, उसके ऊपर से ऐसे उड़ के चला जाता है। रफाल वगैरह देखो, रफाल की वीडियोस देखे हैं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फाइटर जेट टाइप प्लेन है रफाल, है ना, तो वो ऐसे विराट के ऊपर से ऐसे लैंड करता है और कुछ ही सेकंड में, ठीक है। वरना आप अगर एरोप्लेन्स और देखते हो, पहले ऐसे लैंड करता है, फिर इतने देर तक धीरे 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 चलता है, उसके बाद सॉफ्टली रुकता है। और वही अगर आप रफाल का वीडियो देखोगे, ऐसे सीधा आके रुकेगा, शुई, बस यहाँ स्टॉप। उसको रुकने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, ना उसको रुकने के लिए इतना टाइम चाहिए, ना उसको उड़ने के लिए इतना टाइम चाहिए, ओके, कि पहले थोड़ी देर तक स्पीड बढ़ाएंगे दौड़ते दौड़ते, उसके बाद ऊपर उड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। एविएशन क्या है, फायर फाइटिंग, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइजेज, ये सारे एक्सरसाइजेज में ये सारी चीज़ों पे ड्रिल कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। द सी फेज ऑफ सिम्बैक्स 2023 टुक प्लेस इन 28 सितंबर 2023। कब, 25 से 28 सितंबर तक ये जो एक्सरसाइज रही है सिंगापुर और इंडिया की, 25 से 28 सितंबर तक रही है, ओके। अगर हम बात करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ओके, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, ये मुझे आप बताओगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप मुझे बताओगे। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो गिरिधर जो है, ये हमारे डिफर, ये भी आप मुझे बताओगे, ये मैं अभी छुपा रही हूँ, ओके। तो ये आप मुझे बताओगे कि आपके डिफेंस मिनिस्टर, तो मैंने बता दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे पास किसके पास है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेट है, और डिफेंस सेक्रेटरी है वो कौन है, वो आपको मुझे बताओगे। चलो, इंडिया मेंटेन 48th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, ओके, काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है, जो इंडिया मेंटेन्स 40th पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बस 40वें स्थान पे बरकरार रहा है पहले काफ़ी टाइम से, यही चीज़ है। इंडिया हैज रिटेन द 40th रैंक आउट ऑफ 132, ठीक है, 40वीं रैंक आई है। टोटल कितने, 132 कंट्रीज़ के बीच में ये हुआ था ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स GII 2023 रैंकिंग, रीच बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसने और नीति आयोग ने मिलके एक रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। इसमें इंडिया क्या 40वें स्थान पे रहा है, ओके। इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ओके। तो इंडिया की रैंकिंग पूछ लेते हैं अलग अलग इंडेक्स में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, GII इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 40th रैंक रही थी इंडिया की। चलो आगे देखते हैं। ओवर द पास्ट ईयर इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली, इंडिया क्या 21वीं प्लेस से अब 40वें पे आ गया है। सोचो, पहले 80वां रैंक पे था, उड़ता 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 40th रैंक पे आ गया है, काफ़ी ऊपर आया है, और मेहनत करेगा और ऊपर जाएगा, है ना।
स्टार्ट करते हैं। ओवर द पास्ट ईयर इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग मूविंग फ्रॉम 81st प्लेस इन 2015 में 81st यानी 81वें स्थान पे था, टू इट्स एंटर 40th पोजीशन। अब किसमें 40वें पे 2023 में। काफ़ी जल्दी, बहुत अच्छा कर्व अगर आप देखोगे तो ऐसे कर्व है एकदम फटाफट। इंडिया काफ़ी तेज़ी से इसने अपनी रैंकिंग सुधारी है। किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट, द इंडेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 132 ग्लोबल इकोनॉमिक्स। जो 132 जो 132 टॉप की इकोनॉमीज है उनका पूरा देखा जाता है, क्या किया है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्या नई तरीके यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिस्कस होता है। ओके, इन टर्म ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम परफॉर्मेंस। ओके, स्विट्जरलैंड अब देखते हैं कि किसने टॉप किया है। तो स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप्ड, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है द GII रैंकिंग फॉर द 13th कंजिक्यूटिव ईयर। ओके, 13वीं लगातार, ठीक है, पिछले 13 साल से लगातार जो आपका स्विट्जरलैंड है वो टॉप पे बरकरार है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड पिछले 13 बार से कंटिन्यू है। स्वीडन सेकंड नंबर पे है। दूसरा रैंक किसकी बनी है? स्वीडन की। थर्ड रैंक किसकी बनी है? यूनाइटेड स्टेट्स की, जो अमेरिका है उसकी। बात करें यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन की रैंक कौन सी है? 4th, और सिंगापुर है 5th पे। टॉप 5 याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। टॉप 5 और इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की क्या रही थी? 40वीं रैंक। ओके, द नीति आयोग, मैंने भी आपको बताया कि ये किन लोगों ने मिलकर किया है। तो नीति आयोग इन अ पार्टनरशिप विथ CII एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो CII इंडेक्स रही है उसके इनोवेशन इंडेक्स की, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो के। ओके, इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। टोटल 132 कंट्रीज़ की रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें कि फर्स्ट कौन है? स्विट्जरलैंड। सेकंड कौन है? स्वीडन। थर्ड कौन है? हमारा यूनाइटेड स्टेट्स। फोर्थ कौन है? UK। और फिफ्थ कौन है? सिंगापुर। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 5 कौन है? इंडिया की रैंक कौन सी है? 40वीं है। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं विपो की, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बात करते हैं। फाउंडेशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1966 में। 14 जुलाई 1967 में ये इवेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तुम बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, डायरेक्टर जनरल कौन है? दारें टांग हैंगशेम। ओके, दारें टांग हैंगशेम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मेंबर इसकी कितनी है? 193, 193, 191, 193 मेंबर इसकी कंट्रीज है। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ बुक्स। ठीक है, आपसे बुक्स बहुत बार पूछे जाते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स रही है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उनमें से जो रिसेंटली लॉन्च हुई है उनमें कौन इंपॉर्टेंट बुक्स रही है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ऑथर का नाम पूछा जा सकता है, बुक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे पब्लिकेशन में पूछ ली जाती है कभी कभी, किसने पब्लिश किया है इस बुक को। स्टार्ट करते हैं। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी इज अ फ्लाई ऑन द वॉल अकाउंट। ओके, जरूर है। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, ये क्या नाम है? बुक का नाम है। ओके, यहाँ देख लो, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, ये बुक का नाम है। तो ये जो बुक है ये किन्होंने लिखा है? तो सुभाष चंद्र गर्ग ने। ओके, सुभाष चंद्र गर्ग नाम आपको दिख रहा होगा, ये ऑथर है इस बुक के। फ्लाई ऑन द वॉल। ओके, अगर हम बात करें फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है? ये एक ईडम है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? दीवारों के कान होते हैं। दीवार बातें सुनते हैं ना, तो दीवारों के कान होते हैं। फ्लाई ऑन द वॉल ऑन द प्रोसीडिंग विद इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वहाँ जो भी प्रोसीडिंग्स होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसके अंदर लोगों को बाहर की बातें पता चल जाती है, बाहर के लोगों को अंदर की बातें पता चल जाती है। ये स्टोरी है। कंटिन्यू करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक इज टू ऑफर रीडर्स एन इनसाइट पर्सपेक्टिव ऑन हाउ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड मॉडिफाइड एट द हाइएस्ट एंकोलर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य पाठकों को आंतरिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है। मीन्स की फ्लाई ऑन द वॉल मैंने भी बताया, इसका मतलब क्या? दीवारों के कान होते हैं, यानी उस ऑफिस में, उस मिनिस्ट्री में कैसे फैसले लिए जा रहे हैं उसके बारे में इसके अंदर बताया हुआ है, इस बुक के अंदर बताया हुआ है। यानी जो इस बुक को खरीदेंगे वो देख लेंगे कि अच्छा, ओ
कैसे फैसले लिए जा रहे हैं इस बारे में इसमें बात बताई गई है। आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बुक, ये बुक किससे रिलेटेड है? G20 से रिलेटेड, ठीक है। जो G20 पीपल्स G20 बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट है। अभी अभी G20 हमारे इंडिया में समिट रही है, इसके बारे में क्या हाँ समिट रही है, कैसे क्या क्या फैसले लिए गए, जो भी G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे हैं वो इस पे है, तो ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाएगी? क्योंकि इस बार ये इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, है ना, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पीपल्स G20 बुक का नाम है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र, ठीक है, रिसेंटली अनवील। जो अपूर्व चंद्र है, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। ओके, टाइटल क्या नाम है बुक का? पीपल्स G20 द न्यू। और ये इवेंट कहाँ रहा है, मीन्स कहाँ पे ये लॉन्चिंग इवेंट रही है? तो ये न्यू दिल्ली में रही है। ऑफरिंग अ डिटेल इनसाइट ऑफ इंडिया में जो G20 इवेंट रहा है। ओके, इंडिया में जो G20 इवेंट रहा है, इसकी पूरी डिटेल में हर एक चीज़ उसके अंदर बताई गई है, उस बुक के अंदर। ओके, अगर बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग किन के पास है? ये तो सेक्रेटरी आपको बताए गए हैं, क्या नाम है? अपूर्व चंद्र सेक्रेटरी है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना और प्रसारण मंत्री की बात करूँ तो वो किन के पास है? अनुराग ठाकुर जी के पास। बुक कौन सी है आपके पास? पीपल्स G20। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की इमेज है, वहाँ पे कार्टून में ग्राफिक्स में इमेज दिख रही होगी। इनकी भी एक बुक लॉन्च हुई है, क्या नाम है बुक का? अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है, इस बुक का नाम है। कार्टून्स के थ्रू में, कार्टून्स के वे में इसमें आदित्य योगीनाथ जी का पूरा जर्नी बताया गया है कि कैसे इन्होंने बेस इनका जो भी पॉलिटिकल करियर रहा है और उसके पहले ये क्या करते थे, वो सब कुछ इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, यही बुक है। ओके, द रिसेंटली लॉन्च ऑफ ग्राफिक नोवेल, क्या है? ग्राफिक यानी कार्टून्स के फॉर्म में सारा कुछ बताया हुआ होगा। मूवी क्या? नोवेल। ओके, जो बुक है, बुक का टाइटल क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ हैज़ मेड अ हिस्ट्री बाय अचीविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक लॉन्चेज। इसमें टोटल 67 बुक्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है, हाईएस्ट बुक लॉन्च हुआ है। और इसी के साथ इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है, इसलिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, हाँ, तो होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब डिस्कस करते हैं हम पेगासस के बारे में। देखो, पेगासस आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर आप ड्रीम हो, आपका सपना है कि आपको एसएससी क्रैक करना है, एसएससी में आपके यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज, टॉप फैकल्टीज मिल जाएंगे आपको, सारे डाउट्स, एवरीथिंग, हर एक चीज़ इसमें कवर्ड रहेगा। ज्वाइन आप करो, लाइव क्लासेज आप ज्वाइन करो। पेगासस का जो ऐप है, गूगल प्ले ऐप स्टोर से जाके पेगासस करियर एकेडमी नाम से ऐप आप डाउनलोड करो, उसके अंदर से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। कोर्स में आपको पूरा फाउंडेशन बैच मिलेगा, 0 से एडवांस लेवल तक की हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। ओके, हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इन सब की क्लासेस हैं। सारा 0 से एडवांस पूरा फाउंडेशन बैच रहेगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर रहेगी। साथ ही साथ आपको 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपके सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल रहेगा, हर एक चीज़ की सॉल्व्ड आपका एनालिसिस अवेलेबल है। ओके, अगर आपको ज्वाइन करना है आप पेगासस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडी के। आपको पता है 84,000 से ज़्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही है, किसकी? जीडी की, 84,000 से ज़्यादा पदों के लिए। तो इसके लिए जो लाइव बैच है वो 5 अक्टूबर 2023 से शाम 4 बजे स्टार्ट है। ओके, 5 अक्टूबर 2023 से शाम 4 बजे इवेंट, ये जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, ये डायरेक्ट लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको सारे वही टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में रहेगी। आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अगर आप एसएससी को अपने करियर में, अगर आप एसएससी में सेंट्रल लेवल पे कोई जॉब लेना चाहते हैं तो पेगासस करियर एकेडमी ऐप स्टोर और यहाँ से जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करो आप पेगासस करियर एकेडमी का और यू कैन बॉट द कोर्स। ओके, होप ये छोटा सा सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी मैं डेली आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।